वीडियो आप तक लगातार पहुंच रही हैं। ये इन्फॉर्मेटरी वीडियोज़ हैं जिसमें आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमें आँखों में खुजली होती है, पेट में जलन या छाती में जलन होती है, पैरालिसिस के ऊपर बात करेंगे, पार्किंसन के ऊपर बात करेंगे, किस प्रकार से सूट पेन साइटिका पेन आता है उस पे बात करेंगे, क्या क्या हमारे दिमाग में क्वेश्चन चलते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जा रही है कि आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग करें और इसको लेने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी क्योंकि ये बहुत महान थेरेपी है। नेरोथेरेपी अपने आप में एक लाजवाब थेरेपी है क्योंकि इसके लेने से आपको किसी प्रकार का मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, किसी प्रकार का कोई खतरे की ज़रूरत नहीं, किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। आप घर पे आसानी से इसको ले सकते हैं। आप लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है और दूसरी वीडियोज़ में आपने काफ़ी आपने प्यार दिखाया है और आपने आगे शेयर किया है, उसके लिए थैंक यू। लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि जब किसी भी हमें ऐसा लगता है कि ऑल बॉडी पेन आ रहा है, ऑल बॉडी पेन आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारी, जैसा हमने पहले भी बताया हुआ है कि जब दोनों उंगलियों में दर्द हो और दोनों पीछे जो कमर है हमारा लीव जीरो और म्यू जीरो, अगर उनमें समान दर्द है और हमने कोई टेस्ट करवाया है और उसमें RA पॉजिटिव है यानी कि रूमेटाइड अर्थराइटिस का सूचक मानते हैं, तो इसलिए उनको क्या ट्रीटमेंट देंगे और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है। इसमें जो हमारे नेरोथेरेपी के अंदर सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है उसके लिए न्यू स्टार मॉडिफाइड। तो किस तरह से रहेगा, सबसे पहले उनको 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 और रमन ये देंगे जिससे कि उनकी अपर लिम मतलब ये वाले एरिए का क्योर हो जाए, उसका दर्द निकल जाए। उसके बाद में न्यू स्टार मॉडिफाइड देंगे। न्यू स्टार मॉडिफाइड देने के लिए क्या क्या दिया जाता है, 3ONS दिया जाता है, 6TF, 3NNS, 6 गॉल, 6WD, हाफ KU 40 सेकेंड की कुंडली, उसके बाद में 20 का राउंड एरो। अगर गर्दन में दर्द है तो नेक घिसाई भी देना है। और इस ट्रीटमेंट के बाद अगर हम सभी जॉइंटों को रबिंग कर दें, रबिंग करके और उनको मुख धोती कराएं, यानी कि ऐसे सांस अगर दिलवाते हैं तो उनको काफ़ी राहत मिलती है और जॉइंट में आराम आ जाएगा और पेशेंट बोलेगा कि ये किस्म से जादू की तरह है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरी बीमारी पे आते हैं, तो वो है कि सर दर्द कैसे ठीक कर सकते हैं। इसमें जो हमारी नेरोथेरेपी है उसमें उसके उपचार क्या हैं और कैसे हम उसको सही कर सकते हैं। अगर सर दर्द के कई कारण हो सकते हैं और एक ही व्यक्ति में एक ही दिन में अलग अलग कारणों से सर में दर्द आ सकता है, लेकिन हम पेन पॉइंट को यानी कि जो हमारे पेन पॉइंट हैं उनको चेक करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि उनको किस एरिया में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको सर में दर्द आ रहे हैं। अगर उनके म्यू जीरो में दर्द है तो उसे माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। ऐसे पेशेंट को कान के ऊपर के टेम्पल यानी कनपट्टी की बगल में दर्द होता है और उन्हें उल्टी करने का मन करता है और आराम करने से राहत भी मिलती है। सूरज चढ़ने के साथ साथ यह दर्द बढ़ता है और सूरज ढलने से ये कम होता है, ऐसा अक्सर पाया गया है। उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रमन ट्रीटमेंट। दूसरा है ATF यानी कि एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला और थर्ड है ए हेपरिन। अगर हम ये 3 फार्मूले किसी भी माइग्रेन वाले को, किसी भी दर्द वाले को अगर म्यू में 0 बता रहा है तो देंगे तो उनको काफ़ी राहत मिलेगी।
क्योंकि अगर उसे म्यू में दर्द न हो तो ज़्यादा तो उसे माथे के ऊपर के भागों में दर्द होगा। दोनों टेम्पल में दर्द नहीं होगा तो उनको माथे से ऊपर वाले एरिया में दर्द होगा। ये एल्कली बढ़ने का संकेत है। अधिकतर टेंशन के कारण होता है। उससे पहले नीचे के ट्रीटमेंट से आराम मिलेगा। कौन सा ट्रीटमेंट है जी? जो 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रमन और एम हेपरिन अगर उनको देंगे तो उनको राहत मिलेगी, उनको सही लगेगा। अगर सर के दर्द के साथ अगर गैस वाले पॉइंट में भी दर्द है, यानी कि छाती में जलन भी है, तो उनको कॉल फार्मूला यानी कि 10 मेडुला 6 गैसाई 3 गॉल और एम हेपरिन देंगे तो उनको काफ़ी राहत मिलेगी। उसके अलावा अगर पूरी तरह से आराम डालना है या देना है तो उनको वेटर फार्मूला प्लस न्यू गॉल और एम हेपरिन देंगे तो उनको काफ़ी राहत मिलेगी। अगर किसी को कब्जी हो तो भी सर में दर्द हो सकते हैं। उसके लिए लेफ़्ट साइड ट्रीटमेंट 4 स्प्लीन, 4 कॉन्स्टिपेशन, 4 म्यूकस, 4 लेफ्ट ओवरी, 4 म्यू जीरो, 4 ADR, 4 थायराइड। अगर ये वाला फार्मूला अगर हम देंगे, अगर कब्जी है तो उससे भी सर के दर्द सही हो जाते हैं। अब देखने में आया है कि कई बार दोनों ल्यू जीरो और म्यू जीरो दोनों में दर्द होता है और उनके सर में दर्द है, तो उनको किडनी क्लियर फार्मूला देने से राहत मिलेगी। बाद में UDF के बारे में पूछने पे अगर पता लगता है कि उनको लैट्रिन में अनपचा खाना आ रहा है, UDF आ रहा है, तो उनको UDF फार्मूला देने से उनके सर के दर्द चले जाएंगे। अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे BP हाई हो रहा हो, BP लो हो रहा हो, फिट्स आती हो, सर्दी लग रही हो, जुकाम हो, बुखार हो, ब्रेन में ट्यूमर इत्यादि। इन कारणों के लिए उचित उपचार दिया हुआ है, बताया हुआ है। उनको अगर करेंगे तो हमें काफ़ी सर के दर्द में राहत मिलेगी। अब आती है बात, इससे आगे चलते हैं कि आँखों में खारिश, आँखों में लालपन, लालामी या उनसे पानी निकल रहा हो तो उसका हम कैसे निदान करें, उसका हम कैसे उपचार करें। इसके अलग अलग कारण हैं, अलग अलग उपचार है। सबसे पहले हम पेशेंट से पूछेंगे कि क्या कोई दवाई या इंजेक्शन इत्यादि के बाद में ऐसा हुआ है। तो अगर पेशेंट बोलता है या कि हाँ, तो पहले हमें साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन दूर करने के लिए इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट फार्मूला देना पड़ेगा, यानी कि 30 मेडुला 6 ADR देना पड़ेगा, जिससे कि हम उनकी आँखों की खारिश, जलन और आँखों में से पानी का आना कम कर सकते हैं। अगर पेशेंट ने कहा कि हमें पता लगेगा कि इस तरह से जैसे जैसे हम पेशेंट की हिस्ट्री या उनसे बात करेंगे तो हमें पता चलता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये प्रॉब्लम है, रूट कॉज कहाँ से है, तो उससे भी हमें ये सब ट्रीटमेंट बनाने में आसानी होगी। अगर पेशेंट ने कहा कि उन्हें कंजक्टिवाइटिस है तो उसे भी हम इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट फार्मूला देकर ही ठीक कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन अगर ITIS है किसी के पीछे, जैसे कंजक्टिवाइटिस जिसमें लगा हुआ है, उसका मतलब वो इन्फ्लामेशन है और उसमें हमने इन्फ्लामेशन फार्मूला यूज करना है। बेवजह पानी आ रहा हो किसी आँख में तो ये एलर्जी का संकेत हो सकता है या एसिड बढ़ने के कारण हो सकता है। तो म्यू में दर्द चेक करना है। अगर म्यू में दर्द है तो उन्हें ATF फार्मूला, एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला 8 पेन, 1 गॉल, 3 म्यूकस जीरो और 1 एसिड, 4 थाइमस चेस्ट और 4 थायराइड देने से उनकी आंखों से पानी आना बंद हो जाएगा, खुजली जलन ख़त्म हो जाएगी। तो इस प्रकार हम ये पहचान सकते हैं कि बीमारी किस लेवल की है, किस तरह से आ रही है और उनका प्रॉब्लम क्या है। आगे बढ़ते हैं जी कि सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि लोग बोलते हैं सीरम सीरम सीरम,
लेकिन सीरम है क्या, सीरम को क्या मतलब है और सीरम होता क्या है। तो सीरम के लिए ये बोला गया है कि एक्सीडेंट या मार लगने पर जब कभी चोट लग जाती है और वहाँ पर खून का तक्का बनने के बाद जो पीला रंग का तरल पदार्थ अलग हो जाता है उसे सीरम कहते हैं। जब भी कभी चोट लगेगी तो कत्था बन जाएगा, खून बंद हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो पीला पीला जो पानी दरो आ जाता है उसको सीरम बोलते हैं। अगर वो सीरम जम जाता है तो आप उस कत्थे को नहीं खोल सकते, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए हमें उसके लिए इंजरी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इंजरी ट्रीटमेंट देने से वो सीरम हट जाएगा और खून का कत्था खून में मिल जाएगा और वो वहाँ से उसका खून का सर्कुलेशन चल जाएगा। तो इंजरी ट्रीटमेंट में क्या लेते हैं जी, 60 TF गाल एंड लीवर प्लस 3 ट्रीटमेंट। 3 ट्रीटमेंट ये जो है इंजरी ट्रीटमेंट है। और इसका दूसरा 1 गॉल 1 लीवर 3 वाला 4 थाइमस चेस्ट ले सकते हैं या इसमें चेस्ट ओनली ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार इंजरी ट्रीटमेंट देने से हम काफ़ी हद तक सीरम को ख़त्म कर देते हैं और इंजरी ना के बराबर रह जाती है, दर्द ख़त्म हो जाते हैं और आदमी नॉर्मल पोजीशन में आना शुरू हो जाता है। अब दूसरी बीमारी के बारे में बताएं कि जब कभी भी हम किसी भी बुजुर्ग को या किसी भी आदमी को अगर थोड़ा सा भी मार लग जाए या थोड़ा सा भी प्रेस कर दे तो उनका पैर या हाथ में या और जगह उनका नीला पड़ जाता है और कुछ दिन वो नीला रहता है फिर काला हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सी बीमारी है? वो बीमारी है जी, उसको बोलते हैं पुरपुरा कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज के अंदर दीवार कमज़ोर हो जाती है और उन पे थोड़ा सा भी दबाव पड़ने पे वो फट जाती हैं, जिससे हेमरेज कहते हैं। और इसमें खून की कैपिलरी से बाहर निकलकर स्किन के ऊपर जमा हो जाता है, यानी कि स्किन के जो अंदर नीचे वाला भाग है उसमें जमा हो जाता है, इसीलिए वो लाल और बाद में नीला या काला दिखता है। पुरपुरा को ठीक करने के लिए हमारे पास सबसे रामबाण इलाज है 30 मेडुला। 30 मेडुला लेते ही प्रोस्टाग्लैंडिन उत्पन्न हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और वो अंदर की जो हमारी कैपिलरी की अंदर की दीवार है उसको स्ट्रॉन्ग बना देंगे, मजबूत बना देंगे, तो ये बीमारी से तुरंत राहत मिल जाती है। तो यही कारण है हमारे पास जितने भी बुजुर्ग आते हैं, लेडीजें आती हैं, हम उनको 30 मेडुला देते हैं। उनकी कैपिलरी अंदर से ब्लड वेसल की जो कैपिलरीज है उनको अंदर की दीवार को हम स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। शुरू में आते हैं तो उनको पीला पीला नीला नीला दिखता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाता है और वो ठीक लगता है और उनको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर हम जिस मर्जी तरीके से उनको प्रेस करें, दबाएं, उनको अच्छा लगता है। शुरू में उनको दिक्कत होती है लेकिन वो 1-2 दिन के बाद में सही हो जाता है। इससे आगे बीमारी है जी कि सूट पेन। अगर किसी को सूट पेन का मतलब कि एकदम तीव्र दर्द, तीर जैसा दर्द एक जगह से निकलकर दूसरी जगह तक चलता है, इसको बोलते हैं सूट पेन। जो कमर के निकलकर जांघों से गुजरता हुआ काफ मसल तक पहुंच रहा है, यानी कि हमारे पीछे जो नस है वो कमर से निकल के जांघों से निकल के नीचे काफ मसल्स पिंडलियों तक पहुंचता है, तलवों तक भी ये जाता है। इस दर्द को क्या बोलेंगे? इस दर्द को बोलेंगे साइटिका का दर्द कहते हैं। यानी कि साइटिका नर्व जब हमारे शरीर का कहीं पे कंप्रेस हो जाएगी तो ये दर्द आता है। और यह हमारे सबसे लंबी नर्व है जो ब्रेन से निकल के पैरों की उंगली तक जाती है, साइटिका नर्व, और मैक्सिमम इसमें दर्द आते हैं। उस नर्व को किसी भी भाग को दबाएं, दबाव के कारण जो दर्द आता है उसे हम साइटिका
कहते हैं, साइटिका पेन कहते हैं। वो उसकी पावर कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, सूट पेन हो सकता है, क्रोनिक हो सकती है, लेकिन वो साइटिका नार्व का दर्द है, क्लॉटिंग का दर्द है, दबाव का दर्द है, किसी प्रकार के डिस्क से प्रॉब्लम संबंधित कोई भी प्रॉब्लम जो नीचे रिफ्लेक्ट हो रही है वो सीधा सीधा साइटिका दर्द है। साइटिका के क्या क्या कारण हो सकते हैं जी? कमर या पीठ पर कोई मार लगने से, कोई भारी वस्तु झट से उठाने से, अचानक पैर फिसल कर गिर जाने से, डिस्क प्रोप्लेस हो जाना, यानी कि डिस्क का पूरा है प्रोप्लेस ऑफ इंटरवर्टेब्रल डिस्क, PID बोलते हैं जी इसको, जिसमें लंबर वर्टेब्राज L5 और S1 के बीच में जो डिस्क होता है वह अपनी जगह से हट जाता है और साइटिका नार्व को कंप्रेस कर लेता है, और वो जब भी प्रेशर आता है तो उसमें दर्द आता है। उसे ठीक करने के लिए हम 2 प्रकार के उपचार यूज करते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से हैं जी? दर्द को ख़त्म करने के लिए एंटीहिस्टामाइन का केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। एंटीहिस्टामाइन केमिकल हम बना देते हैं और वो ट्रीटमेंट देते हैं, तो इनका जो सूट पेन आ रहा है या साइटिका पेन आ रहा है उनका दर्द सही हो जाता है। दूसरा हम फिजिकल ट्रीटमेंट देते हैं जिसको हम MRT बोलते हैं, यानी कि मसल्स रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट MRT, तो उससे इसको सही कर देते हैं और हमारे पास 99% लोग सही होके जाते हैं साइटिका वाले, क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो न्यूरोथेरेपी है वो अपने आप में बहुत ही गजब का ट्रीटमेंट है। अब इसके भी कुछ कारण हैं और अलग अलग इनका हो सकता है, तो इसलिए कुछ उस पर भी गौर करते हैं कि इनको जो हिस्टामाइन क्या है, जो हम इंजरी ट्रीटमेंट लेते हैं वो एंटीहिस्टामाइन है। तो इसलिए हमें पहले 60 की गॉल लीवर इंटू 3 ट्रीटमेंट, 1 गॉल 1 लीवर 3.4 चेस्ट ओनली, और इसके साथ आगे इसको फिर रिपीट करके अगर 4 थाइमस चेस्ट दे देंगे या 8 थाइमस चेस्ट, तो वो एंटीहिस्टामाइन बनाएगा और वो दर्द के एहसास को कम कराएगा। अगर उन्हें म्यू में दर्द ज़्यादा हो रहा है तो उनको ATF में थाइमस चेस्ट मिलाकर देना है। लेकिन डायबिटीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। अगर UDF आ रहा है तो उसका UDF सही करेंगे, अगर उनको म्यू में दर्द ज़्यादा है तो उनको ATF में थाइमस चेस्ट मिलाकर देंगे, तभी उसका दर्द ख़त्म होगा। अगर किसी के B12 में कमी है या फोलिक एसिड के पॉइंट में दर्द हो तो उचित न्यूजीन्स फार्मूला देते हैं। कुछ लोगों को ऊपर के इन केमिकल ट्रीटमेंट से ही दर्द निकल जाते हैं, तो हमें MRT देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मसल्स रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर हमारे 9 पॉइंट होते हैं, 7 पॉइंट होते हैं, 7 पॉइंटों को अगर हम मिक्स कर दें तो उसी का नाम MRT है। इस प्रकार हम धीरे धीरे बीमारी पे, दर्द पे कंट्रोल कर जाते हैं और काफ़ी कुछ हमारा सही हो जाता है और पूरी तरह से हम इस चीज़ में लाभ उठाते हैं। जिन रोगियों को फैट ठीक से नहीं पचे तो उन्हें क्या क्या उपचार हम दे सकते हैं? जिनका फैट सही से नहीं पच रहा है उनको हम क्या दे सकते हैं? सबसे पहले हमने 10 मेडुला 6 गैसाई, 10 मेडुला 6 गैसाई दे, 10 मेडुला 3 गॉल दे और CCK के लिए। तो ये जिनका फैट नहीं पच रहा है, जिनको जलन आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर इससे ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा है तो नीचे के इसी ट्रीटमेंट के साथ में 10.2 थायराइड, 10.2 थायराइड क्या काम करता है? ट्रैंग्लोसाइड को कम करने के लिए दिया जाता है।
और सिंगल लीवर पॉइंट इंटू 6 ट्रीटमेंट कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दिया जाता है। अगर हृदय की बीमारी का रोगी हो तो उनको 10 लेफ्ट मेडुला ही देना है। इसके अलावा उन्हें अंजीना ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अंजाइना ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब देखने में आया है कि अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी इसके अलावा दे सकते हैं फैट में। वो क्या क्या है कि जैसे वेटर फार्मूला और 15 मिनट के बाद में फिर उनको 10 मेडुला 6 गैस आई और 10 मेडुला 3 गॉल देने से भी फैट पच जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है जी, क्योंकि फैट पचाना, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना, पेट यूडीएफ को सही करना, दिमाग को सही करना, गैस को सही करना, एसिड को बैलेंस करना, एल्कली को बैलेंस करना, ये सारी चीज़ें हमें बड़ा अच्छा नतीजे देता है। और हम धीरे धीरे करके उस मानव शरीर के सभी अंगों को सही कर देते हैं जो कम काम कर रहे हैं, केमिकली सही काम नहीं कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कम आ रही है और उम्र बढ़ते बढ़ते परफॉर्मेंस कम आती है और उनके इफेक्टेड ऑर्गन्स होते ही हैं। इसीलिए हमें आम आदमी को, नॉर्मल से नॉर्मल आदमी को भी हमारा ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है। और मानव जीवन के लिए पूज्य गुरुजी लाजपत राय महाराज जी ने वरदान दिया है, ये साबित कर दिया है कि ये हमारे लिए एक वरदान है, ये हमारे लिए अनमोल चीज़ है। इसलिए हर एक नॉर्मल से नॉर्मल आदमी को ये सब ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिससे कि वो सही रहे, उनकी रिपेयरिंग होती रहे या उनको इस प्रकार की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। अब बात आती है कि अगर किसी का हाई बीपी है और मसल में ऐंठन आ रही है, यानी क्रैम्प्स आ रहे हैं, उसका क्या कारण है, उसको हम कैसे सही कर सकते हैं? तो इसका कारण है कि मसल्स में ऐंठन आना यानी कि सोडियम या कैल्शियम की कमी से आते हैं। क्रैम्प्स हमेशा सोडियम, नमक और कैल्शियम की कमी से ही आते हैं। तो इसलिए जिनको हाई बीपी है उनके शरीर में सोडियम की ज़रूरत से ज़्यादा ही होता है, अतः उन्हें सोडियम की कमी से नहीं बल्कि कैल्शियम की कमी से भी क्रैम्प आए हो सकते हैं। जब हम कैल्शियम की कमी ठीक करने के लिए 125 DCC देते हैं तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है और वो सही से काम करना शुरू कर देता है। दवाइयों के इफेक्ट को दूर करने का सबसे आसान फार्मूला क्या है? वो है 30 मेडुला 6 ADR। तो साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन, कभी भी आपको किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट आ रहा हो, और गुरुजी ने तो यहाँ तक भी लिखा है कि अगर कोई बिच्छू खा जाए, ततैया खा जाए, सांप खा जाए, किसी प्रकार का कोई भी जहरीला जिनावर आपको लड़ जाता है और आपकी बॉडी इन्फ्लेमेटेड हो जाती है, तो आपको तुरंत 30 मेडुला 6 ADR लगातार लेते रहना है, हर घंटे में लेते रहना है। तो वो सांप के जहर को भी ख़त्म करने की क्षमता रखता है। इसलिए ये सबसे आसान है। 30 मेडुला मतलब 60 बार इधर और 6 ADR पीछे कमर पे, बस इतना ही करना है। अब आता है कि दवाइयों के बुरे असर को ठीक करने के लिए जो हमारा फार्मूला है वो वही है, 30 मेडुला ITF बोलते हैं उसको। और अगर देखो गुरुजी ने आगे भी लिख दिया है कि किसी को अगर बिच्छू सांप से काटा हो तो कौन सा फार्मूला हम ले सकते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए, वही जो मैंने अभी बताया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत अच्छी है जी, इनको ज़रूर ट्राई करें। अभी आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़ी वीडियो है, आपको एक एक चीज़, एक एक बीमारी के बारे में सारा बताता चलता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप टाइम निकाल के इसको सुनिए। अगर किसी आदमी की नाक बहने लगे तो उसको झट से कैसे बंद करें? उनको राइट चेस्ट और 4 डाउन एरो देंगे तो वो तुरंत बंद हो जाएगा। यानी कि राइट चेस्ट का मतलब हुआ है एल्कली को कम कर देंगे, इसका मतलब उसका एल्कली बढ़ जाता है, तभी पानी नाक से
बहना शुरू होता है। अगर राइट चेस्ट ओनली लेंगे और उसको उसके साथ फोर डाउन एरो कहाँ दिया जाता है जी, जो रीढ़ की हड्डी है ऊपर के रीढ़ की हड्डी के ऊपर से लेके नीचे तक लेके जाना है। एक होगा, एक बार देंगे नीचे तो एक होगा, 2 बार देंगे 2 होगा, ऐसा 4 बार करना है तो तुरंत आराम आ जाएगा, नाक का पानी बंद हो जाएगा और धीरे धीरे ऐसे 2-4 बार 5 बार लेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी का नाक बह रहा हो और उसे एडीआर देने से क्या होगा, इसका मतलब वो ज़्यादा बहना शुरू हो जाएगा। अगर किसी का नाक बंद हो तो उसे एडीआर देने से नाक खुल जाएगा। और नाक का जो नाक 2 तरह का है जी, एक एसिड से बंद होता है, एक एल्कलाइन से खुलता है। एल्कलाइन ज़्यादा हो जाए तो नाक बहना शुरू हो जाता है। जब हम एडीआर देंगे तो नाक खुल जाएगा, और अगर हम एल्कली यानी कि राइट साइड की चेस्ट लेंगे तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है। अब आता है कि मेट्रल वाल्व का दर्द, यानी कि हमारा हार्ट के पास में मेट्रल वाल्व जो है और स्प्लीन के दर्द को हम किस आसान से तरीके से सही कर सकते हैं, उसका सीधा है 4 मेडुला क्लॉकवाइज, T1 T2 और रमन। तो वो अपर लिम्ब के दर्द निकालेगा तो वो सबसे बेस्ट है। अब आता है कि दस्त, डायरिया या डिसेंट्री को ठीक करने के लिए हम कौन सा उपचार लेते हैं और क्यों लेते हैं। अगर इसकी बात करें तो जो पेरिसिटेलिसिस यानी कि जो हमारी मोटिलिटी है हमारी आंतों की, उसके लिए हम नॉर्मल अजय नॉर्मल देते हैं। और कॉन्स्टिपेशन न हो तो अजय नॉर्मल से ही काम चल जाता है। और अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो उनको हम उल्टा नॉर्मल, उनको हम जो है राउंड नॉर्मल और अजय नॉर्मल और नॉर्मल ट्रीटमेंट लेते हैं, और कॉन्स्टिपेशन साथ में देते हैं कॉन्स्टिपेशन, तो ये प्रॉब्लम हल हो जाती है। मटेरियल बहुत है, बस समझने वाला चाहिए। अगर आपकी समझ में ये चीज़ें आती हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भी आ रही है तो आप सुनते जाइए। अगर समझ में देखना हो, कोई भी बात हो तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं। और पूज्य गुरुजी रामूतार जी को फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करिए, क्योंकि ये आपके अपने लिए, अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए है, अपने परिवार के लिए है। और इन सब ट्रीटमेंट को हम लेके अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं और किसी भी बड़े खर्चे से बच सकते हैं। तो लगातार क्लासें चल रही हैं जी, बहुत 1 से 11 क्लासें, आज 12वां क्लास है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको किस प्रकार की वीडियोज़ या किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब आता है बात कि हम आते हैं कि न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर क्या है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, इसका सीधा सा मतलब है कि दिमाग की जो नसें हैं उसकी जो मस्कुलर डिसऑर्डर है वो क्या है, और उनके आए हुए क्या क्या हमें देखने में मिलता है, उनके कारण क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं, और उनको हम कैसे सही कर सकते हैं बिना दवाई के। सबसे पहले आता है जी कि फिट्स आने के कारण लिखिए। फिट्स किसको बोलते हैं? मिर्गी। और उसके कारण क्या है और उसके ट्रीटमेंट क्या है और हम उनके लक्षण कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले गुरुजी ने अपने हर एक जगह ये लिखा है कि जो भी फिट्स हुई या इस प्रकार की बड़ी बीमारियां हैं उनका कारण देखने में आया है कि उनके यूडीएफ आता है, यानी कि अनपचा खाना लैट्रिन में आता है, जो कि शरीर के स्थिति के अनुसार हम देख सकते हैं, हमारे पेन पॉइंट के अनुसार हम चेक कर सकते हैं
तो हमें पता लगेगा कि फिट्स आने के कारण क्या है। अब मैं आपको कारण बता रहा हूँ कि नमक, शुगर, निमोनिया, क्लोराइड या एल्कली बढ़ने से फिट का कारण हो सकता है। कैल्शियम या पोटासियम कम होने से फिट्स आ सकते हैं। एपिलिप्सी या मेनिंजाइटिस जैसे दिमाग की बीमारियों के कारण हमें फिट्स आ सकते हैं। और यदि हिप्पोकैम्पस में वेव्स की गड़बड़ यह बीमारी आने का मुख्य कारण हो सकता है, उनके लिए सबसे अच्छा है कि 12 मेडुला सबसे अच्छा है। 12 मेडुला किसको बोलते हैं जी? ये 24, जिसको हिप्पोकैम्पस वेव्स में प्रॉब्लम आ रहा हो तो उनके लिए 24 बार आप पहले लेफ्ट करिए, 24 बार करिए और दिन में 2-3 बार करिए, तो इसमें काफ़ी सुधार आता है। ब्रेन की किसी भी भाग में गड़बड़ है, इसके अनुसार उचित मेडुला ट्रीटमेंट भी देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिस प्रकार का आपको सिम्टम्स दिख रहा है उसी हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। क्या फिट्स और एपिलेप्सी एक ही है? देखो, अभी बात आता है, क्वेश्चन उठता है कि जो फिट्स है और एपिलेप्सी एक ही बीमारी है या अलग अलग है? तो इसका मतलब हुआ कि फिट्स एक बीमारी नहीं, वह सिर्फ एक लक्षण है कि जो झटका आता है वो एक लक्षण है। और एपिलेप्सी जो पूरी तरह से मूर्छित हो जाता है, आदमी अकड़ जाता है या उनको किसी तरह का एकदम बेहोशी आ जाती है, तो वो उसको मृगी बोलेंगे, वो एपिलेप्सी है। और फिट्स एक उसका लक्षण है। जब हाथ पैर अनैच्छिक रूप से यानी कि अपने आप अकड़कर जोर से हिलते हैं और उस पेशेंट का कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रह पाता है, उस लक्षण को फिट्स कहते हैं। और ये सीजर भी कह सकते हैं, उसको सीजर भी कहते हैं। एपिलेप्सी या मिर्गी एक दिमाग की बीमारी है जिसका सिर्फ एक लक्षण है, फिट्स का आना। फिट्स का आना, तो ये जो फिट्स का आना है यही सबसे बड़ा एपिलेप्सी का कारण है। और एपिलेप्सी ही बहुत खतरनाक बीमारी है जी, और हम इसको सही कर सकते हैं क्योंकि ये दिमाग से चलती है। अब आता है मोटर न्यूरॉन्स बीमारी, यानी कि मोटर न्यूरॉन्स डिजीज या डिसऑर्डर के खास लक्षण लिखिए कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं कि हमें ऐसा लग रहा हो कि हमें मोटर न्यूरॉन्स की बीमारी हो रही है या हमें जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स हैं वो डिसऑर्डर हो रहे हैं। शुरू में पूरे शरीर की नाड़ू फड़फड़ाने लगती है, देखा होगा आदमी को अपना आप लगता है कि मेरा तो कुछ फड़क रहा है। पहले टांगों और हाथों में कमजोरी होने लगती है, चलने या उठने बैठने में परेशानी होती है। धीरे धीरे एक एक करके मसल्स खत्म होना शुरू हो जाती है। अंगूठे और प्रथम उंगली के बीच में, अंगूठे और प्रथम उंगली के बीच में इस वाले एरिया में कमजोरी होती है या उनमें गड्ढा पड़ जाता है। हाथ के अंगूठे के तलवे वाले मसल्स में कमजोरी आ जाती है और वो वहाँ से कमज़ोर होना है। हाथ के पीछे वाले मसल्स, ये वाले मसल्स हैं हाथ के पीछे, इनमें कमजोरी आ जाती है। घुटनों के ऊपर की मसल्स कमज़ोर हो जाती है। कंधों से छाती वाले मसल्स, कंधों से छाती वाले यानी कि ये वाले मसल्स ढीली हो जाएगी, कंधे नीचे आ जाएंगे। आवाज़ कम हो जाती है और नाक से आती है। ज़्यादा बढ़ने पर बात भी करना कठिन हो जाता है। ये क्या है? मोटर न्यूरॉन्स डिजीज जो हैं, डिसऑर्डर है, उनके ये लक्षण है, कारण है, उनके ये सिम्टम्स हैं। पानी पीने में या निवाला निगलने में बहुत कठिनाई होती है, यहाँ तक कि थूक अंदर ले जाने में भी परेशानी होती है, खास तौर पे लेटी हुई अवस्था में। कभी कभी तो रोगी को अपने ही थूक से सफोकेट हो जाता है और ठसका लग जाता है और उसकी मौत भी हो जाती है। इसको क्या बोलेंगे? ये कारण है हमारे मोटर न्यूरॉन्स डिजीज के। अब मोटर न्यूरॉन्स डिजीज पे चलते हैं जी। दिमाग की बीमारियां,
अब सबसे पहले आता है जैसे पार्किंसन की बीमारी हमें क्यों आती है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर रोगी कई महीनों से अंग्रेजी दवाई लेने के बाद अपने पास इलाज के लिए आता है या बोलता है कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर ने मुझे पार्किंसन की बीमारी बताया है, तो हम उनका क्या चेक करेंगे और क्या उनको ट्रीटमेंट देंगे और कैसे उनको हम कन्वेंस करेंगे, ये मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। कि ब्रेन से कई केमिकल निकलते हैं, उनको समझाना है या अपने दिमाग में रखना है कि ब्रेन से कई तरह के केमिकल निकलते हैं जो शरीर की हलचल पर नियंत्रण करते हैं। इसका एक मुख्य केमिकल है डोपामाइन। डोपामाइन, जब शरीर में डोपामाइन की कमी आ जाएगी तो हाथ पैर इत्यादि अनैच्छिक रूप से, यानी कि हम चाहें हमारी मर्जी से नहीं, वो खुद में खुद हिलने लगते हैं, उसे पार्किंसन की बीमारी कहते हैं। गुरुजी का तजर्बा है कि अधिकांश लोगों में सर पर चोट लगने के बाद ही उन्हें पार्किंसन की बीमारी की शिकायत होती है। इसके लिए डॉक्टर्स उनको कौन सी दवाई देते हैं, सिंडोपा और या लीवाडोपा नामक गोली देते हैं, जो शरीर के अंदर में डोपामाइन में बदल जाता है। तो इस प्रकार की गोलियां उनको दी जाती हैं और उनका कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर ऐसे रोगी का पेट खराब रहता है और उनको यूडियप आता है, तो इस बीमारी को ठीक करने से पहले हमें उनका पेट ठीक करना पड़ेगा, उनका यूडियप सही करना पड़ेगा, उनका हम इंट्रिक नर्व सिस्टम, आंतड़ियों के जो नर्व सिस्टम है उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि डोपामाइन आंतड़ियों में भी बनता है। क्योंकि डोपामाइन कुछ दिमाग में बनता है, कुछ आंतड़ियों में बनता है, तभी वो जाके हमारे शरीर की पूर्ति करता है, तभी वो हमारा कंट्रोल रखता है हमारे ऑर्गन्स पे, हमारे अंगों पर। लेकिन सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है जी पार्किंसन में कि 20 मेडुला प्लस नॉर्मल ट्रीटमेंट प्लस 12 गैस आई। अगर ये हम दें तो इससे हम काफ़ी हद तक पार्किंसन की बीमारी को कंट्रोल कर जाते हैं और उनका उतरना। अगर 20 मेडुला इंटू 3 ट्रीटमेंट दे दो, अगर किसी का हाथ काँप रहा है तो उसका तुरंत बंद हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए उसका रेगुलरिटी रखना बहुत ज़रूरी है और उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने 20 मेडुला इंटू 2 ट्रीटमेंट दिया, तो वो किसके लिए दिया, डोपामाइन के लिए। और 8 मेडुला देना है फिर सेकंड ट्रीटमेंट इंटू 2, वो किसके लिए दिया जाता है, सेरोटोनिन के लिए, माइंड को शांत करने के लिए दिया जाता है। 2 मेडुला इंटू 2 ट्रीटमेंट वो गाबा के लिए दिया जाता है, वो इनहेबिट करता है, यानी कि गाबा, सेरोटोनिन और डोपामाइन ये तीनों ही अंगों की हलचल को इनहेबिट करते हैं, रोकते हैं, ज़्यादा हलचल को रोकते हैं, यानी कि रोकने वाला केमिकल है। तो इन्हें उकसाने से पेशेंट को राहत मिलती है और पार्किंसन जैसी बीमारी पे हम कंट्रोल कर जाते हैं। गुरुजी ने एनाटॉमी के इस तथ्य को कैसे अद्भुत दृष्टिकोण से समझाकर उसका सही उपयोग किया, उसका एक और मिसाल देखने में आया। अगर पेशेंट कई महीनों से संडोपा जैसी दवाई ले रहा है तो उसके शरीर में तब डोपामाइन की कमी नहीं होगी, उल्टे उसके शरीर में डोपामाइन ज़्यादा होगी। इसलिए डोपामाइन का कार्य है इनहेबिट करना, रोकना। सो उन दवाइयों के असर से उसके स्वाभाविक मूवमेंट भी कम हो जाएगा। उन दवाइयों के असर से उनके स्वाभाविक मूवमेंट भी कम हो जाएगा, उनकी गति धीमी हो जाती है और वह 2 कदम भी तेज नहीं चल पाएंगे। और ऐसी अवस्था में हमें डोपामाइन इनहेबिट करने वाली कोई भी केमिकल को नहीं उकसाना चाहिए, उसके बदले हमें उन केमिकल को उकसाना है जो अंगों की हलचल का सुमलेट यानी कि बढ़ाते हैं। ऐसे केमिकल कौन कौन से हैं, जैसे एसिटिकोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है। ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो हमारी हलचल को बढ़ाते हैं।
एसिटिकोलिन सबसे बेस्ट है, ये हम ले सकते हैं। और सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों के लिए ऊपर के ट्रीटमेंट के बदले बेसल गंगोलिया ट्रीटमेंट उचित है। वो क्या है जी, वो मैं बता रहा हूँ कि जिनका ज़्यादा डोपामाइन हो रहा है और लोग ले के दवाई थक चुके हैं और उनको आ नहीं रहा है और कोई आराम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है उनका डोपामाइन ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उनके लिए बेसल गंगोलिया जो हमारा ट्रीटमेंट है वो सबसे बेस्ट है। उसमें क्या होता है जी, 15 मेडुला इंटू 2 ट्रीटमेंट, 4 मेसेनफ्लोन जो हमारा ट्रीटमेंट होता है इंटू 2 ट्रीटमेंट ब्रेन के लिए, नॉर एपीहेफ्रिन के लिए दिया जाता है, और 6 स्वैट इंटू 2 ट्रीटमेंट जो पेरिफेरियल नर्व सिस्टम है उसके लिए दिया जाता है। तो जो कई सालों से पार्किंसन की बीमारी के लिए दवाई खा रहे थे और हमारे पास आते हैं तो उनको यह उचित ट्रीटमेंट है, उनके लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 20 मेडुला और 12 गैस आई अगर हम किसी पेशेंट को देते हैं तो वो डोपामाइन जैसा काम करता है, यानी कि डोपामाइन बनाता है और वो माइंड के इस चीज़ को सही कर जाता है, जो हमारी अनचाही हलचल है। इसको क्या बोलेंगे अनचाही हलचल को? पार्किंसन। अब यहीं पे बात आती है, एक बीमारी है पार्किंसन और एक है कोरिया। ये क्या है कि क्या दोनों में कोई अंतर है या इसमें ये एक ही बीमारी है? इसका आगे उदाहरण के साथ समझते हैं कि ये दोनों बीमारियां ब्रेन के बेसल गंगलिया नामक जो है हमारा गैंग्लिया जो है उस नामक भाग की प्रॉब्लम से आते हैं, लेकिन पार्किंसन की बीमारी डोपामाइन की कमी से आती है। किससे आती है? डोपामाइन की कमी से। जबकि कोरिया की बीमारी डोपामाइन ज़्यादा होने से आती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डोपामाइन बढ़ जाएगी तो उसके क्या होता है, वो होता है कोरिया। तो दोनों बेसल गंगलिया की हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारा बेसल गंगलिया जो ट्रीटमेंट है या हमारा एक पार्ट होता है उसका है। ये दोनों बीमारी का शरीर का कंपन एक जैसा नहीं होता है। पार्किंसन बीमारी नॉर्मली हाथों से ही शुरू होती है, जबकि रोगी चुपचाप है या कुछ नहीं कर रहा है तो हाथ उंगली अपने आप कांपने लगती है। अगर उसे जानबूझकर कोई हरकत या हलचल की तो कंपन कम हो जाती है। अगर पेशेंट को चाय दी जाए और जब चाय के कप को उठाने तक उसका हाथ कांपता रहेगा, हिलता रहेगा, लेकिन अगर उसने कप को पकड़ लिया तो या उससे कांपने से वो कप गिर भी सकता है, लेकिन अगर उसने पकड़ लिया तो उसका हिलना बंद हो जाएगा। ये पार्किंसन की बीमारी है। लेकिन अगर दोबारा कप नीचे रखने की कोशिश की तो रखने से पहले वापस वो कंपन चालू हो जाएगी। लेकिन कोरिया के अंदर क्या होता है कि जब वह दिमाग से सोचने लगता है, जब यानी कि पार्किंसन बीमारी के दिमाग से सोचेगा और वो जज करेगा तो वो रुक जाएगी। लेकिन कोरिया के अंदर क्या होता है कि वो बीमारी जब वो शांत बैठा है तो कुछ नहीं करेगा, सोच नहीं रहा है जब तो उसका कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने सोचना या एक्टिविटीज़ करी और दिमाग पे जोर डाला तो उसका हिलना शुरू हो जाएगा। समझे जी? इसको बोलते कोरिया, उसको बोलते पार्किंसन। एक डोपामाइन की कमी से आती है, एक डोपामाइन ज़्यादा होने से आती है। प्रॉब्लम दोनों जगह। अब बात आती है कि अभी हम मोटर न्यूरॉन्स डिजीज के ऊपर हैं। ये सारी मोटर न्यूरॉन डिजीज हैं। उसमें है कि ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि मैस्कुलर डिस्ट्रोफी है। अगर किसी पेशेंट का पता चलता है कि उसको मैस्कुलर डिस्ट्रोफी है या MND भी इसको बोलते हैं, तो ऐसे रोगियों को पैरों में खास पहचान क्या है? ओके, ब्लड टेस्ट में अगर CPK यानी कि क्रेटिनाइन
फास्फोकाइनेस जो है अगर वो बढ़ा हुआ है, CPK का मतलब है ये 185 से ज़्यादा हो तो उस पेशेंट को मैस्कुलर डिस्ट्रोफी है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा मेडिकल साइंस में कहा जाता है। तो उनका क्या, पहले पहले ऐसे रोगियों के पैर या पिंडली या काफ मसल्स एकदम पत्थर जैसे हो जाते हैं, जिससे उन्हें चलने में बहुत परेशानी होती है। फिर भी वे एडी उठाकर चलने लगते हैं और चलते समय उनके पैरों में अंगूठों पे चलेंगे, पैरों की उंगलियों पे चलेंगे और एडी बाहर की तरफ निकली हुई होती है। ऐसी पहचान है मैस्कुलर डिस्ट्रोफी का स्टार्टिंग में। यानी कि जब बच्चा होता है, हमारे पास इतने बच्चे आते हैं, उनकी पिंडियाँ पत्थर जैसी होती है और पैर उठा के चलते हैं और एडी बाहर की तरफ करके चलते हैं, तो उनको मैस्कुलर डिस्ट्रोफी है और हम तुरंत समझ जाते हैं और उनको मैस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला यानी कि रीजनरेशन वाला शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका आगे आगे वो मसल्स का मरना निश्चित है। अब एक और बीमारी की जिक्र करते हैं कि जब किसी का मुंह एक तरफ टेढ़ा हो तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, उस बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं और हमारे गाल पर क्या या हमारे चिक पर क्या असर आता है। कहते हैं कि हमारी दोनों मसल्स जो है, मैं थोड़ा इसमें से आपको पूरा बताता हूँ। हमारे गाल के मसल्स का काम है कि वे गाल यानी चिक दोनों साइड, दोनों बाजुओं को समान रूप से खींच के रखे, इसलिए तभी मुंह या होठ सीधे रहेंगे, तभी मुंह और होठ सीधे रहेंगे। अगर एक ढीला हो जाए, एक खिंच जाए तो वो टेढ़ा हो जाता है। और इसलिए ये मसल्स का जो कार्य है वो दिमाग से है। दिमाग से संदेश, ब्रेन से संदेश, अगर मैसेज मिलता रहेगा तो वो खींच लेगा, उसको रोक लेगा। अगर संदेश दिमाग से नहीं आएगा तो वो मसल्स को ढीला छोड़ देगा, एक तरफ से खींचेगा, क्योंकि हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन अलग अलग काम करता है। दोनों एक समय में एक जैसा काम करता है, लेकिन जब अगर एक में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एक सही काम कर रहा है, एक गड़बड़ा जाता है। और इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बेली पाल्सी बोलेंगे। और ये मसल्स को इधर की तरफ, इधर का ढीला हुआ है तो इधर जाएगा क्योंकि उधर खींच रहा है उसको, तो उसके जस्ट अपोजिट हमने इसको करना है। और इस कार्य की देखभाल ब्रेन से निकलने वाले 5वां या 7वां क्रेनियल नर्व जो है वो करता है। गाल के दोनों साइड के लिए अलग अलग नर्व होते हैं, एक बाईं साइड का नर्व, दूसरा दाईं साइड का। जब हम हंसना चाहते हैं तो दोनों साइड के नर्व मिलकर गाल को, दोनों साइड की मसल्स को खींचते हैं, उकसाते हैं, जिससे दोनों गालों का समान रूप से खिंचाव पड़ता है और मुंह हंसते हुए भी सीधा दिखता है। ऐसे अगर एक मसल्स नहीं आएगी तो ऐसे होगा। तो इसलिए मुंह खुलवा के देखते हैं, पेशेंट का पता चल जाता है कि इसको प्रॉब्लम है और इसके दिमाग से वो संदेश नहीं आ रहा है। इसलिए हम 5 और 7 यानी कि 5 मेडुला और 7 मेडुला अगर हम ले तो ये मसल्स का संदेश हमारे गाल तक आ जाएगा, खिंचाव हो जाएगा और मुंह सीधा हो जाएगा। इसे बेली पाल्सी बोलते हैं, इसलिए इसको 7 मेडुला लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं जी, क्योंकि बेली पाल्सी भी एक किस्म से हमारा दिमाग की प्रॉब्लम है, दिमाग की बीमारी है।